हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 14 पढ़ेंगे, जल। इसमें हम पौधों द्वारा जल की क्षति, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 139 पर है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जल की जो क्षति होती है या जल विलुप्त होता है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। महासागरों में, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में जो जल भरा रहता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण विलुप्त हो जाता है। अब ये क्वेश्चन पहले वाले टॉपिक में या पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है, मतलब कोई और भी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जल विलुप्त हो जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे पौधों द्वारा जल की क्षति, मतलब पौधों द्वारा भी जल विलुप्त हो जाता है, वो कैसे होता है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। जमीन से जल लेते हैं पौधे इस जल का कुछ भाग तो अपना भोजन बनाने में उपयोग कर लेते हैं और कुछ अपने विभिन्न भागों में उसको जल को सुरक्षित रख लेते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। पौधों से जो जल वाष्पित होकर वायु में मिल जाता है वो एक वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है। जैसे कि पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, इसी प्रकार से पौधों से भी जल वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है और वायु में मिल जाता है। क्या आपको अध्याय 7 का वह प्रक्रम, वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक पॉलिथीन बांधा था और थोड़ी देर कुछ 10-15 मिनट बाद हम देखते हैं तो जो पॉलिथीन है उसके अंदर वाष्प की कुछ बूंदें, पानी की कुछ बूंदें लगी दिखाई देती हैं। तो वह प्रक्रिया, वह जो पानी की बूंदें कहाँ से आई? वो पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की बूंदें पॉलिथीन में लगी होती हैं। तो इससे आपको वाष्पोत्सर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या ये जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। देखिए पहले हम वाष्पोत्सर्जन में आपको फिर से बताती हूँ। जो पौधे होते हैं वो जड़ें जल को जमीन से लेती हैं और ऊपर वाले हिस्से में पहुंचाती हैं। जैसे ये पौधा है, मान लो यहाँ से जड़ें पानी को लेती हैं और ऊपर जो पत्तियां होती हैं वहाँ तक पहुंचा देती हैं। पत्तियों में क्या होता है, ऊपर से प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उनसे ये जो पानी है ये वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो जल का वाष्पोत्सर्जन हुआ। अब ये वाष्पोत्सर्जन के बाद ये जो पानी है ये कहाँ गया? वायु में मिल जाता है। तो फिर ऊपर जाकर ये वाष्प जो है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर दोबारा से पानी की बूंदें बन जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। वह प्रक्रम होता है संघनन। ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई कार्ड में इसको भी देख सकते हैं। तो क्या ये जल सदा के लिए विलुप्त हो जाता है? इस प्रकार देखो, आपने देखा है कि जमीन से जो जल है वो ऊपर उड़ गया है, तो इसके पौधों द्वारा भी जल की क्षति हुई है, मतलब पौधे भी जल को विलुप्त करते हैं। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा। तो ये भी दूसरा कारण हमें मिल गया है। अब देखिए बादल कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा बादल, बहुत सारे बादल देखते हैं, कैसे बनते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। चलो क्रियाकलाप 3, जल से भरा गिलास लीजिए, गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। इसमें कुछ बर्फ डालते हैं या फिर हम कुछ पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम डालते हैं जल मतलब गिलास में। तो हम देखेंगे गिलास के बाहर क्या होता है, जल की बूंदें आ जाती हैं बाहर की तरफ। तो हमारा गिलास टूटा हुआ तो होता नहीं है,
क्योंकि जल जो कि बाहर आ जाता है। तो फिर ये जल की बूंदें कहाँ से आ जाती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। देखिए ये जो इसके आसपास की जो एरिया है, इसको ये जो बर्फ है, बर्फ जो पहले तो गिलास को ठंडा करेगी, जो गिलास के आसपास की जो ये एरिया है यहाँ पर ये पानी की बूंदें जलवाष्प के रूप में होती हैं वायु में, तो ये इसको ठंडा कर देती है और ये जो पानी की बूंदें जो हैं फिर इस गिलास पे चिपक जाती हैं। फिर दोबारा समझेंगे, गिलास की बाहरी सतह पर जो जल की बूंदें हैं वो कहाँ से आती हैं? बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती हैं और हवा में जो जलवाष्प होता है उसको भी ठंडा कर देती हैं। वो ठंडा होकर मतलब संघनित होकर इससे चिपक जाता है। जलवाष्प ठंडा होता है तो उस विधि को बोलते हैं संघनन विधि। संघनन के इस प्रक्रम को हम अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में देख चुके हैं। ये देखिए बाहरी पृष्ठ पर बूंदें आ जाती है, छोटी छोटी ये बूंदें आ जाती हैं, तो ये संघनन विधि के कारण आती हैं। अब पहेली क्या बोलती है? पहेली ने सर्दियों के प्रातःकाल घास की पत्तियों पर भी ओस की बूंदें देखी हैं। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल में पत्तियों या धातु के पृष्ठों पर लोहे की ग्रिल पर या दरवाजों पर इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण है? हाँ। क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल में ऐसे होते देखा है? हाँ, ऐसे होते देखा है, लेकिन गर्मियों में नहीं देखा है। ठंड जो सर्दियां होती है उसी में ही देखा है कि सुबह सुबह जल की बूंदें या जल ओस की बूंदें घास पर हमें दिखाई देती हैं या पेड़ पौधों की पत्तियों पर दिखाई देती हैं। तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। पृथ्वी के नज़दीक गर्मी ज़्यादा होती है, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो ताप कम होता चला जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठ जाती है वो ठंडी होती जाती है वायु। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाता है। ये जो जलवाष्प बन के पानी ऊपर उड़ा था वो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है और जल कणिकाओं में बदल जाता है। जल कणिका मतलब छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ये ही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ये देखिए बादल, ये जल कणिकाएं हैं सारी छोटी छोटी। जल कणिका जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बादल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बना देती हैं। ये देखिए छोटी छोटी बूंदें मिलकर ये बड़ी बूंदें बना देती हैं। इस प्रकार से ये बड़ी बूंदें बन गई, नीचे दिखाई दे रही हैं, ऊपर छोटी छोटी बूंदें हैं, तो ये बादल बन जाते हैं। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा है। हाँ, सर्दियों में देखते हैं, हम भी कोहरा देखते हैं। वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, यह भी जलवाष्प के संघनन से ही होता है, क्योंकि सर्दियों में पूरी वायु काफ़ी ठंडी होती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वो नीचे की ओर गिरने लग जाती है। जो ये जल कणिकाएं हमने ये देखी हैं, ये जल कणिकाएं, इनसे ये मोटी बूंदें बन जाती हैं और ये कुछ बूंदें इतनी मोटी होती हैं या इतनी भारी हो जाती हैं कि वो नीचे की ओर गिरने लग जाती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले का या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। ओले या हिम के रूप में ये गिरती हैं विशेष परिस्थितियों, मतलब ज़्यादा अगर ठंडी हो जाती है तब। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है तथा बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में वापस धरती पर वापस आ जाता है। तो यही जल चक्र है। मैंने पहले भी बताया, पहले वाले वीडियो में बताया कि जल ऊपर उड़ता है, फिर बारिश बनकर नीचे गिरता है, फिर जल ऊपर उड़ता है, बारिश बनकर नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से ये जल का एक चक्र बन जाता है। इसे ही जल चक्र बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। नंबर 2, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना किसके कारण होता है? प्रश्न नंबर 3, गीले कपड़ों पर प्रेस करने से भाप का ऊपर उठना वाष्पन या संघनन के कारण होता है।
सर्दियों में घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखना किसके कारण हमें ये ओस की बूंदें या कोहरा दिखाई देता है? अब आगे एक क्वेश्चन और बताएंगे। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अगर आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुनेंगे और फिर इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।